नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी गठबंधन में हो सकती है ओम प्रकाश राजभर की वापसी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सुबह सपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया था। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनावी जीत के बाद यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजभर ने बीजेपी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। होली पर आई गुड न्यूज, यूपी में 1000 से कम हुए एक्टिव केस, पाबंदियों में मिली छूट। चीन और हांगकांग में जहां कोरोना की रफ्तार टेंशन दे रही है, वहीं होली पर यूपी में कोरोना को लेकर गुड न्यूज है। यूपी में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के कुल एक्टिव मामले 893 हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया है कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,09,375 सैंपल की जांच की गई थी। कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले आए हैं। राहत की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 893 रह गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में अब तक कुल 10,66,06,807 सैंपल की जांच की गई है। प्रसाद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 83 लोग तथा अब तक कुल 20,45,854 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी रहा है। प्रदेश में कल 17 मार्च 2022 को एक दिन में 1,19,573 वैक्सीन की डोज दी गई थी। यूपी सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सभी प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला भी किया है। यूपी ने चुनी प्रशासन की सरकार, कायम रहेगा विजय श्री का ये सिलसिला, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और सुशासन की सरकार चुनी है। जनता की विजय का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। सीएम ने कहा कि 2 साल में पहली बार होली पर कोरोना नियंत्रण में है और हमें इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का अवसर मिला है। सीएम ने हिरण्यकश्यप का उदाहरण देते हुए कहा कि ईश्वरीय सत्ता, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का निरादर करना हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चलता है तो नरसिंह भगवान का उसका सहभागी बनने के लिए जरूर प्रकट होते हैं। सीएम ने कहा कि भक्तों प्रहलाद विजय हुए थे, 2022 के चुनाव में आप सब विजय हुए हैं। आगे भी जब आप ऐसे ही सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री को आपसे कोई नहीं छीन सकता। बोली जनता के प्रति संवेदनशील बने जनप्रतिनिधि, एमएलसी चुनाव को लेकर भी विधायकों संग की चर्चा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने विधायकों संग विचार विमर्श कर हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट जाने को कहा। मुख्यमंत्री ने विधायकों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का भी निर्देश दिया है। गोरखपुर मंडल में भाजपा के ऐतिहासिक जीत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सर्वगीण विकास, सुशासन, जन कल्याण के प्रति 5 वर्ष तक पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से किए गए कार्यों पर भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की जीत वाला जनता की मोहर है। एक्सप्रेस वे पर कम होगा वाहनों का भार, यमुना तटबंध के 15 किलोमीटर सड़क परियोजना पर होगा काम। नोएडा में दिल्ली से जेवर तक पहुंचने में एक्सप्रेस वे की यमुना तटबंध सड़क एक लिंक रोड की तरह काम करेगी। प्राधिकरण योजना पर दोबारा से काम शुरू करने जा रहा है। 15 किलोमीटर लंबा ये खंड 26 किलोमीटर के तटबंध मार्ग का हिस्सा है, जो कि नोएडा के सेक्टर 94 से कालंदी कुंज बैराज से सेक्टर 150 के बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
सीमा तक है। ये आगे यमुना एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा जो सीधे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। प्राधिकरण ने 2016 में फंड की कमी के कारण यमुना तटबंध सड़क के 15 किलोमीटर के हिस्से पर काम टाल दिया था। सड़क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को वित्तीय विवरण के लिए भेजी थी। 15 मीटर चौड़ी सड़क की डीपीआर के अनुसार निर्माण के लिए अनुमानित लागत 275 करोड़ रुपए थी। प्राधिकरण की ये योजना एलजी चौक से सेक्टर 146/147 तक 1200 मीटर लंबी सड़क बनाने की योजना है। इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके बनने के बाद जीएससीसी रोड पर अधिकांश भार एक्सप्रेस वे पर आएगा। यहाँ पहले से ही यातायात ओवरलोड हो रहा है, जाम की स्थिति ज्यादा होगी। ऐसे में बंदे के साथ एक्सप्रेस वे के समांतर सड़क इस जाम को रोकने में कारगर होगी। वहीं ये नए विकसित किए जा रहे सेक्टरों के लिए भी फायदेमंद होगी। मेरठ में 65 शिक्षकों को मिलकर बनाया हेल्प डेस्क, सुलझाएगा छात्रों की दिक्कत। 24 मार्च से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसे शिक्षकों द्वारा दूर किया जाएगा। छात्रों के परीक्षा के तनाव को खत्म करने के लिए मेरठ में हेल्प डेस्क बनाई गई है। छात्र इस हेल्प डेस्क की सहायता से न केवल पेपर का तनाव दूर कर सकते हैं बल्कि विषयों से जुड़ी परेशानी भी हल कर सकते हैं। मेरठ में बनी इस स्टूडेंट हेल्प डेस्क में 65 टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूरे यूपी में होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष 24 मार्च से शुरू होंगी। हाई स्कूल के पेपर 12 दिन और इंटर के पेपर 15 दिनों तक होकर 12 अप्रैल को खत्म होंगे। दोनों ही कक्षाओं के कुछ पेपर 2 शिफ्ट में होंगे। एक साथ परीक्षा शुरू होकर एक साथ ही खत्म भी होगी। पूरे यूपी में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 27,81,654 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें 15,53,198 छात्र और 12,28,456 छात्राएं हैं। इसी तरह इंटर की परीक्षा में कुल 24,11,035 स्टूडेंट बैठेंगे। इसमें 13,24,200 छात्रा और 10,86,835 छात्राएं हैं। टोटल 51,92,689 स्टूडेंट इस बार यूपी में बोर्ड परीक्षा देंगे। अंबेडकर नगर में 26 मार्च से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं। 11 केंद्रों पर 3,917 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर इस बार उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा होगी। संस्कृत बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि इस बार परीक्षा में नकल होती है, जिसे रोकने के लिए इस बार उन्हें स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोरोना के चलते इस बार संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में कम छात्र हैं, जिसे देखते हुए कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं। 32 संस्कृत विद्यालय के अलावा 2 महाविद्यालय हैं। इन विद्यालयों में प्रथमा से लेकर उत्तर माध्यमा में 3,917 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें 111 व्यक्तिगत और 3,806 संस्थागत परीक्षार्थी हैं। परीक्षा 26 मार्च से शुरू होकर 31 अप्रैल तक चलेगी। संस्कृत बोर्ड परीक्षा में अक्सर नकल का आरोप लगता है, जिसे देखते हुए बोर्ड ने इस बार सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराने का फैसला किया है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का हो रहा वैक्सीनेशन, सीएमओ बोली स्कूल बार चलेगा अभियान। सीतापुर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य महकमे में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है टीकाकरण के पहले दिन जहां एकमात्र सीएचसी खैराबाद में इसका उद्घाटन सीएमओ ने किया था, वहां पर भी महज एक दिन में 44 बच्चों को भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा सकी है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन में अब तक महज 33 लड़कियों और 6 लड़कों को ही वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। सीएचसी पर हुए वैक्सीनेशन में ये आंकड़ा सैकड़ा भी पार नहीं कर सका, क्योंकि बगैर प्रचार प्रसार और जागरूकता न होने के चलते वैक्सीनेशन की जानकारी परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण के अभियान की शुरुआत बुधवार को खैराबाद सीएचसी पर हुई है। सीएमओ मधु गैरोला ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन और स्वयं सीएमओ ने पहली डोज 13 वर्षीय किशोरी अंजलि को लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कराया। दुनिया में 12% बढ़े कोरोना मामले, डब्ल्यूएचओ ने कहा महामारी का अंत अभी भी बहुत दूर। जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहे चीन में जनवरी 2021 के बाद कोरोना से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक यहाँ के जिलिन शहर में शुक्रवार को 2 मौतें हुई हैं। एएफपी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के डेली एवरेज केसेस में पिछले हफ्ते के मुकाबले 12% का इजाफा हुआ है, यानी नए मामले बढ़कर 18 लाख हो गए हैं। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को कहा है कि महामारी का अंत
अभी भी बहुत दूर है। इस हफ्ते फ्रांस में कोरोना केसेज 35% बढ़े हैं, वहीं इटली और ब्रिटेन में 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक WHO वैश्विक कोरोना संकट को कैसे और कब खत्म किया जाए इस पर विचार कर रहा है। हालांकि WHO ने कहा है कि महामारी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली है, हम लोग अभी महामारी के बीच में है। के लिए करें इसमें निवेश, मिलेगा बड़ा अमाउंट। बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उसका करियर बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी शादी भी धूमधाम से हो, तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना निवेश का बेहतर विकल्प है। इस योजना में निवेश कर आप बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई, शादी पर होने वाले मोटे खर्च से खुद को चिंता मुक्त भी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 31 मार्च 2022 तक 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। बेटियों के लिए 10 साल से कम उम्र में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। ये केंद्र सरकार की छोटी बचत योजना में से एक है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। छोटी बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बच्ची को अकाउंट 10 साल की उम्र से पहले कम से कम 250 रुपए जमा के साथ किसी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के लिए अकाउंट खुलवा सकता है। 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं। इस स्कीम में मौजूदा ब्याज दर 7.6% की दर से 9 साल 4 महीने में रकम दुगनी हो जाएगी। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। ऐसे ही रोजाना अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।